बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर आज के मौज़ूआत की फहरिस्त मैं आपके सामने रखे देता हूँ। 5 अगस्त 2019 4 साल पूरे होने को हैं। इस हवाले से मकबूदा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के नाजायज़ ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हड़ताल की कॉल दी है, एहतजाज की कॉल दी है, जिस पर पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी प्रोसेशंस भी करेंगे, जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा, मुख्तलिफ़ जगहों पर शटर डाउन भी होगा, मुज़ाहरे भी किए जाएंगे और इस हवाले से आलमी ज़मीर को जगाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बानी सदर सरदार इब्राहीम ख़ान मरहूम की बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से तकरीबात हो रही हैं, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने चौधरी अनवारुल हक साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद से लेकर अब तक अपने अखराजात पर बहुत सा कट लगाया है। ऐसे अखराजात जिन्हें शाहाना कहा जाता था, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस के मतलब कहा जाता है कि माहाना खर्चा करोड़ों रुपए था, उसको कम करके चौधरी अनवारुल हक साहब लाखों पे ले आए। जहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ उनकी डिस्पोजल पे घूम फिर रही होती थीं, वहाँ पे अब टोटल 4 गाड़ियाँ हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर और उनका अमला इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी तमाम गाड़ियों के जो अखराजात हैं वो अब अल्हम्दुलिल्लाह गरीब कश्मीरी कौम को अदा नहीं करने पड़े। और इसी तरीके से चौधरी अनवारुल हक साहब ने आज़ाद कश्मीर में जंगलात काटने के हवाले से 6 माह की पाबंदी का एक नोटिफिकेशन जो है ये जारी किया है। ये बहुत बड़ा कदम है। गुज़िश्ता जितने भी वज़राए जंगलात गुज़रे हैं, जंगल उगाने की बजाय उन्होंने जंगल काटने, करप्शन करने और लकड़ी का नाजायज़ व्यापार करने पे ज़ोर रखा मुबैना तौर पर। ये अखबारात में चीज़ें रिपोर्ट होती हैं जो कि हम मुबैना तौर पे कह रहे हैं, लेकिन अगर और कुछ ना भी करें तो हिंदुस्तानी मकबूदा जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर को अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ के पहाड़ों को देखकर एक तरफ नंगे आपको जिस्म दिखाई देते हैं पहाड़ों के, चट्टानों के, और दूसरी तरफ दरख्त मौजूद हैं। उसी से पता लग रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने क्या सलूक किया है और यहाँ के मुहाफ़िज़ जो जंगलात के थे बुनियादी तौर पर वो राहज़न निकले हैं। कुदरती आफ़ात के हवाले से गुज़िश्ता 3 हफ़्ते से हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी हैं, सरबराह हैं इदारे के, डॉक्टर लियाकत साहब, उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत करके बताया था कि कहाँ कहाँ पे क्लाउड बस्ट हुए हैं, कहाँ कहाँ पे नदी नाले बिखरे हैं और कहाँ कहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पे ये बात करनी है, तो वन बाय वन में चाहूँगा कि आप इस पे रोशनी डालेंगे। जुनैद अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। जिस तरह कि आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी, मोदी सरकार जब दूसरी दफ़ा बरसर इक़्तिदार आई तो उन्होंने अपने इंतखाबी वादे के ऐन मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी न सिर्फ उसे ख़त्म किया, बल्कि कई सदियों से कश्मीरी जो जदोजहद कर रहे हैं उनकी जदोजहद को सबूताज करने के लिए मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मज़ालम की इंतहा कर दी। वहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना और फिर वहाँ जो असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ उनमें रद्द बदल करके एक हिंदू वज़ीर आला लाने के लिए जो है वो मज़ालम जो हैं उनकी ना सिर्फ इंतहा की बल्कि कश्मीरियों का वहाँ पे जीना दोबार कर रखा है। और अब जबकि अंसार साहब 4 साल मुकम्मल
हो गए हैं वहाँ पे कब्ज़े को, और इस मौका पे जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो वाइस चेयरमैन मकबूजा कश्मीर ऑल पार्टीज़ और यूथ कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जो है अंसार साहब कॉल दी है मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ कि जो कि न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं उनकी सरयन खिलाफ वर्जी है, बल्कि जो आलमी इंसानी हुकूक क़वानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और मकबूजा कश्मीर में अगर आप देखें तो 4 साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जो कश्मीर का स्टेटस आर्टिकल 370 ख़त्म करके वहाँ पे लाकानूनियत की इंतहा की गई, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो 4 साल तक उस दरख्वास्त को ट्रीट करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब बाकायदा तौर पे जो है वो उसकी समाअत शुरू हुई है, और माह अगस्त में जो है उसकी रोज़ाना की बुनियाद में कहा जा रहा है कि बुनियाद पर यहाँ पे उसकी समाअत की जाएगी। इस हवाले से भी जो है वो अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत जो है ये ज़ाहिर है कि जब की जाएगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ये जो तजर्बा है आपका कि इस रोज़ाना की समाअत के नतीजे में ये फ़ैसला रिवर्स भी हो सकता है। और अंसार साहब कहते हैं कि जब इंसाफ में ताख़ीर होती है तो वो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी समझी जाती है। अब आप देखें कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पे 40 लाख से ज़ायद लोगों को वहाँ जो है आइन मुअत्तल करके जगह ख़रीदने की इजाज़त दी गई है। वहाँ पे लोगों को, हिंदुओं को जाके आबाद किया गया है, और बेशुमार क़वानीन में वहाँ पे तब्दीली लाई गई है। वहाँ जो इंतखाबी सिस्टम था उसमें जो है वो और नशिस्तों में ख़ासी गड़बड़ की गई है। तो वो जो भारत करना चाह रहा था उसने वो चीज़ें कर ली हैं, और इसमें अब बैद नहीं कि वो अपनी फेस सेविंग के लिए शायद ये बहाल भी कर दे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत बदल चुके हैं। लेकिन ये अंसार साहब जो जुल्म और ज़्यादती और इंतहा की तवील जो रात है, मैं समझता हूँ कि उसे आखिर ख़त्म होना है। अच्छा जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूँगा कि मज़ीद आप ज़रा जो टॉपिक्स पे जैसे आप जा रहे थे तरतीब में इस पे बात जारी रखें। तो दूसरा अंसार साहब, हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है उसने मौजूदा मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने और रेड प्लस स्ट्रेटजी के पेश नज़र जंगलात को बचाने की गर्ज से एक आर्डीनेंस के ज़रिए आज़ाद कश्मीर में हर किस्म के सरकारी और जो निजी जंगलात हैं वहाँ दरख्तों की कटाई जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी। ना सिर्फ कटाई पे पाबंदी आयद की है बल्कि फ़रोख्त और ट्रांसपोर्ट करने पर भी 6 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। यहाँ सर राह याद आ गया कि धीरकोट से एक दियार का ट्रक जो था वो पकड़ा गया था, जी हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो हदूद जाती है पंजाब के साथ मिलती है कोहाला के मुकाम पे। जी। तो उस पे सुनने में आया है कि जनाब उनको कोई खुदा जाने मुबैना तौर पर अंडर हैंड कोई चीज़ लगी है, क्या लगा है कि वो जनाब वहाँ के जो ज़िम्मेदारान DFO थे, जो भी वहाँ के लोग थे, उनको भी जनाब साफ शफाफ करार दे दिया गया है, नेक करार दे दिया गया है, और वो ट्रक भी रिलीज़ हो गया है। अंसार साहब, बड़ी शुरू में आपने बड़ी खुल के बात की है जंगलात के हवाले से। देखिए अंसार साहब, माहौल के लिए, माहौल की बेहतरी के लिए रब कायनात ने ये जो चीज़ें पैदा की हैं ये इंसानों की बेहतरी के लिए पैदा की हैं। दरख्त ऐसी चीज़ है कि इससे जो माहौल है ना सिर्फ उसमें बेहतरी आती है, दरख्त हमें जो है ताज़ा हवा के साथ साथ जो है वो लैंड स्लाइडिंग से बचाते हैं। हमें जो लैंड स्लाइडिंग के अलावा जो सैलाब आते हैं उससे हमें महफूज रखते हैं। और फिर जंगली हयात भी इसके साथ मंसूब है, वो भी उनका तहफ़्फ़ुज़ भी इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस खिते की आज़ादी से ले कर आज तक जो है वो
वैसे तो हर साल जो है हम महकमा जंगलात की रिपोर्ट्स सुनते हैं जी। हफ्ता शजरकारी जो है वो मनाया जाता है अक्सर जुलाई में, और दरख्त लगाए जाते हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं उनके नाम की तख्ती के साथ दरख्त लगते हैं। अखबारात और टीवी चैनल्स पे उनकी तशहीर होती है। लेकिन जो शजर परवरी है, कहते हैं कि जिस तरह बच्चों की नगहदाश्त की जाती है, इसी तरह जो हम पौधा लगाते हैं उसे उस नगहदाश्त की ज़रूरत होती है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हर साल लाखों पौधे लगने के बावजूद हर साल लाखों पौधे जो हैं वो इस खित्ते से महरूम हो रहे हैं। गाजर मूली की तरह जो है वो दरख्तों को काटा जा रहा है। एक दयार चीड़ का दरख्त, दयार का दरख्त राय साहब, जिसका सत्यानाश इन लोगों ने किया है, इन जालमों ने, इसमें और पॉपुलर के दरख्त में फ़र्क होता है ना अंसार साहब? जो पॉपुलर का दरख्त है वो तो ज़मीन से जो है वो पानी ख़त्म कर देता है और 2, 4, 6 साल में तैयार भी हो जाता है। जबकि ये क्या इनका कितना ये अंसार साहब, आप नीलम में जाएं, आप हवेली में जाएं, आपको लीपा में जाएं, 300 साल पुराने आपको दरख्त मिलेंगे। ये दरख्त जो है दिहार का, एक तो दुनिया भर में इसकी जो ये नायाब है, इसकी जो लकड़ी है वो फर्नीचर में भी इस्तेमाल होती है, और दीगर चीज़ों में हम जब घर बनाते हैं तो खिड़कियां दरवाजे भी इससे तैयार होते हैं। और ये दयार जितनी पुरानी होती है उतनी ये कीमती होती है। और ये देखें कितने साल लेती है ये अपने अरूज पे जाने के लिए। और अफसोस का मुकाम राजा साहब ये है कि महकमा जंगलात जी जिसका काम इसकी हिफाजत करना है, जी ये बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि ये इसकी हिफाजत की बजाय इन माफियाज के साथ मिलकर इन दरख्तों के कत्लेआम का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अंसार साहब देखें, ये हराम काम कर रहा है। देखें, फसलों की हिफाजत के लिए किसान जो है वो बाड़ लगाते हैं। अफसोस का मुकाम ये है कि अगर बाढ़ ही फसल खाना शुरू कर दे तो वहाँ आप किससे गिला करेंगे? जुल्म की। तो ये पाबंदी मैं समझता हूँ अंसार साहब, ये अनवारुल हक साहब ने बड़े अच्छा काम किया। 6 माह के बजाय ये 20 साल पाबंदी, 25 साल पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन इसकी साथ साथ में एक इसका दूसरा अहम पहलू है कि मैं आज़ाद कश्मीर के अल्हम्दुलिल्लाह चप्पे चप्पे पे मैं गया हूँ, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे या जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं अंसार साहब, उनके पास ईंधन के लिए जो बालन भी कहते हैं, लकड़ियाँ वगैरह लोग इकट्ठी करके वो अपना चूल्हा जलाते हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है लकड़ी के इस्तेमाल के अलावा। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को अंसार साहब ये चाहिए कि इन्हें कोई सब्सिडाइज जो है मुतबादल ईंधन का जो है वो फराहमी करनी चाहिए, ताकि ये जिस मकसद के लिए पाबंदी लगाई गई है इस पे 100% अमल तब भी हो सकता है। देखें, जब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपना चूल्हा जलाने के लिए, तो उन्हें कोई गैस की शक्ल में आप सिलेंडर जो हैं रियायती नरगों पे आप फराहम करें, या और कोई इस तरह की चीज़ें कि जिससे वो अपना चूल्हा जला सकें। जब तक मैं समझता हूँ कि उन लोगों को ये रिलीफ नहीं मिलता, तब तक इस जो पाबंदी है या जो एक अच्छा मकसद है उसकी रूह तक तभी हम रसाई हासिल कर सकते हैं जब उन लोगों को हम मुतबादल ज़राए भी फराहम करें ईंधन के। बिल्कुल सही फरमाया आपने जनाब। तो इसी तरह अंसार साहब, जिस तरह के आपने फरमाया कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने माना अखराजात कम करने के लिए जहाँ पे बैरूनी दौरों पे पाबंदी आयद की है, जहाँ पे नई गाड़ियों की खरीद की पाबंदी आयद की है, बिजली के देखें ना जी इस्तेमाल को रोकने के लिए बिजली का जो बड़ा गर्क कर रहे थे, ये जो एसी वगैरह बंद कराए हैं, ये अभी अमल हो रहा है इस पे। 2 दिन पहले जो है वो डिप्टी कमिश्नर बिम्बर जो हैं उनका एसी बंद हुआ है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो है वो बिजली के इस्तेमाल जो नाजायज़ इस्तेमाल होता है सरकारी दफातर में, कि कुछ साहब बैठे हुए या नहीं बैठे और एसी चल रहे हैं, और आवाम की आंखों में खून उतर आ रहा था। आजकल आप देखिए राय साहब कि एक आम बंदा जो घर में 2 पंखे चलाता है, 3 पंखे चलाता है, उसका 18,000 20,000 बिल आ रहा है। जी। और ये जो जनाब अफसरशाही हमारी बैठी हुई है, जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका बिल भी नहीं दे रहे। जी। और इसी तरह जो ताज़ा तरीन मज़ीद इकदाम उठाया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने, वो जो माहाना अखराजात वज़ीर-ए-आज़म हाउस के 1 करोड़ 25 लाख से अंसारी साहब वो अब कम करके वो से 12 लाख पे ले आए हैं। और इसी तरह जो पहले वज़ीर-ए-आज़म का जो स्क्वाड है उसमें 25 से 30 गाड़ियाँ होती थी, जो कम करके 4 कर दी गई हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। और इस क्योंकि आप देखें जो रियासत का सरबराह होता है वो रोल मॉडल होता है
ब्यूरोक्रेसी के लिए भी और आवाम के लिए भी। जब वो ख़ुद अपने आप पर ये कदगने लगाएंगे तो लोग भी जो है बखुशी ऐसी पाबंदियों को जो है उन पर अमल करेंगे और उसे फॉलो करेंगे। लेकिन ये कब तक ये चलता है? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके दरमियान एक सर्द जंग शुरू है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी भी अपने जो मफादात हैं, जो सहूलतें हैं, जो उनके TAD हैं, जो उन्हें दिगर मराहत हासिल हैं, उस पे वो दस्तबरदार होने के लिए वो ज़बानी तौर पे तो नहीं कहते लेकिन ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं हैं। मुख्तलिफ़ तरह की साजिशें जो हैं वो भी सुनने में आती हैं, आए रोज़ ज़बान में मुँह से ये काफर लगी हुई। तो ये सिलसिला देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो किस हद तक इस्तकामत का, वैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब दलेर आदमी हैं, इनिशिएटिव लेने वाले आदमी हैं, लेकिन ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? अल्लाह करे कि रियासत के लोगों की बेहतरी इसी में है कि ये जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं ये अगर कम किए जाएँ अंसार साहब, तो और ये कम करके फिर इन्हीं वज़रा या ब्यूरोक्रेसी पे ये जो बचने वाले चीज़ें हैं, बचत जो है, इसके समरात मैं समझता हूँ जब तक एक आम शहरी तक नहीं पहुँचते, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, तब तक जो है वो ना तो हम जो महंगाई की वेव है इस पे काबू पा सकते हैं और ना ही लोगों का जो हालत ज़ार है वो बदली जा सकती है। आप देखिए ना, मैंने खुद मियाँ वहीद साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है नीलम प्रेस क्लब के अंदर, उन्होंने जनाब वहाँ पे की, वो आपके दोस्त हैं सारे नीलम प्रेस क्लब के जितने लोग हैं, राय साहब आपके साथ बड़ा प्यार करते हैं। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो हमारे साफी भाई ने सवाल किया उनसे कि हुजूर ये आपने 30-35 आपने ये फ्लैग होल्डर बना दिए हैं, तो ये गरीब आवाम को एक तरफ आप आटे की सब्सिडी नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ये बोझ, और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि 30-35 वज़ीर रख दिए हैं। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की ये जो आपने फिगर्स पेश किए हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इतने खर्चात अपने ज़ाती जो हैं वो कट कर लगा के उनको, तो इसके ज़रिए ये काबीना एडजस्ट की है। तो काबीना इतनी बड़ी मैं नहीं समझता, मेरा ख्याल है कि आला इखलाकी उसका सोच का सबूत देते हुए इन तमाम सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ये जो तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक है या बैकवर्ड ब्लॉक है, जो भी है, ये इन्हें खुद जो है तय कर लेना चाहिए कि हमें इतने वज़रा रखने हैं और इससे ज़्यादा नहीं रखने, वरना मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिक पल्स इस वक्त ये है, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। आप जितने ये पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर आटे की कीमतों में इजाफे की बात हुई थी और वो फ़ैसला रातों रात फिर वापस किया गया, आप देख लें कि वो लोग इस वक्त शदीद एहतजाज पे उतरे हुए हैं, जिन्हें अपने बच्चों के लिए घर में आटा नहीं मिलता, तो आप उन्हीं के वसाइल के ऊपर, उन्हीं के टैक्स के पैसे के ऊपर वज़रा को और काबीना को पालें, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। राय साहब, आटा एक बुनियादी ज़रूरत है, इस हवाले से जो सब्सिडी है जो गरीब आदमी को मिलनी चाहिए वो लाजमन मिलनी चाहिए। आटे की स्मगलिंग पे पाबंदी लगाएं, बड़े बड़े जो कार्टर्स हैं जो इससे अरबों रुपए खा रहे हैं उन्हें आप पकड़ के अंदर कर दें, उनकी मिलें बंद कर दें, वो डीलरशिप कैंसिल कर दें, लेकिन गरीब आदमी के साथ जुल्म ना करें। क्या कहते हैं अंसार साहब? आटे की स्मगलिंग के हवाले से आपने बात की, तो आटे की स्मगलिंग के हवाले से पलंदरी में जो है वो एक ट्रक जो है आटे का जो स्मगल किया जा रहा था, वो इंतज़ामिया ने जब्त करके जो है वो मुतलका लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अंदाज़ा करें कि पलंदरी से पिंडी आटा स्मगल हो रहा है। जी। तो ये जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ासा इस पर इक़दाम उठाया है, लेकिन मज़ीद मैं समझता हूँ कि चेक एंड बैलेंस जहाँ होना चाहिए वहाँ पे एक आम आदमी को जो है वो सस्ता आटा मिलना चाहिए। और इसी तरह अंसार साहब, अगर हम मौसम की बात करें तो श्रीनगर में और नीलम में क्लाउड ब्रस्ट की वजह से और फिर जो हालिया बारिशें हुई हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई है, बेशुमार जगहों पे जो हैं वो सड़कें ब्लॉक होने की और बड़े पैमाने पर जो है वो जो SDMA ने जो रिपोर्ट जारी की है आज़ाद कश्मीर ने, उसके मुताबिक जो है वो लैंड स्लाइडिंग से जो है वो 36 मकानात, 3 दुकानात, 2 फुट ब्रिज जो हैं वो मुकम्मल तबाह हो गए हैं और 149 जो मकानात हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं। इसी तरह जो है वो 4 ख़वातीन समेत 7 अफराद जहाँ भाग होने की भी इतलात हैं। इसके अलावा यहाँ मंगला में एक सिक्योरिटी गार्ड थे वापडा के, वो जो है वो
उन्होंने उनकी साइकिल, मोटरसाइकिल और उनके कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, यकीनन वो शायद नहाने के लिए गए और वो डूब गए, उनकी बॉडी भी मिल गई है। इसी तरह यहाँ मंगला झील में एक कपल था, वो अपने बेटे के साथ डैम पे गए। बेटा जो है वो डैम में जो है वो अचानक चला गया, उसे बचाने के लिए उसकी माँ जो है वो पलाक के साथ उसका तलत था, वो जान से चली गई, बच्चे को खैर बचा लिया गया। तो ये लोगों को भी इंतज़ामिया ने भी जो है वो 144 लगाई हुई है यहाँ डैम और नहर पे नहाने के लिए, लेकिन ख़ुद भी लोगों को चाहिए। अब देखें कि मियाँ बीवी जो हैं वो सर पे खड़े हैं और बच्चा जो है वो पानी में कूद गया है, तो ये ख़ुद भी पानी के करीब इन दिनों जो है वो मंगला डैम की सतह जो है वो खासी हद तक बुलंद है और मज़ीद अभी पानी आ रहा है। 1220 तक बता रहे हैं कि सतह इसकी पहुंच चुकी है। अब 22 फुट रह गया है। कुछ लोग 15 फुट कह रहे हैं। लेकिन जितना भी है बहुत तेज़ी के साथ पानी इस वक्त। तो ये नहर है या डैम है या जो बरसाती नाले हैं, बरसाती नालों का भी अंसारी साहब ये होता है कि बरसाती नाले जो हैं यहाँ पे शायद इस वक्त बारिश नहीं हो रही, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन शायद पीछे जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जब बारिश होती है तो वहाँ से अचानक इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि लम्हों में जो है वो पानी की वेव आती है और उसमें लोगों की जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो ऐसे मकामात पर जाने से इतना बरतना चाहिए। तो बिल्कुल सही राय साहब, ये इन तमाम मौज़ूआत पे हम जो है वो जस्ता जस्ता नज़र दौड़ाएँगे। सामीन, आप सुन रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। चलते हैं अपने मेहमानाने गिरामी की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है इंतहाई मशहूर व मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर गजनफर अली खान साहब ने। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, 5 अगस्त 2019 को अब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन जम्मू कश्मीर में शटर डाउन की हड़ताल की कॉल दी है। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस तमाम सिचुएशन को जो 4 साल जुल्म और जबर के इंतहा के गुजरे हैं? असल में ये तो अगर आप इसको टोटलिटी में देखें तो ये 4 साल तो बहुत कम है। यहाँ तो जब से पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए थे और उस वक्त एक इलीगल तरीके से जिस वक्त नेहरू ने, पंडित नेहरू ने, जिसका फेयर चल रहा था लेडी माउंटबेटन के साथ और उनसे इलिसिट रिलेशंस थे, उस माउंटबेटन से साजबाज करके बजाय इसके कि जो इंडिपेंडेंस का जो कुलिया तय हुआ था कि जिस इलाके में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो पाकिस्तान और जहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है वहाँ वो जाएगा इंडिया को, तो उस वक्त इसको वायलेट करके पंडित नेहरू ने इलीगली एक गैर इखलाकी स्टांस को इस्तेमाल करके, स्टैंड को इस्तेमाल करके जम्मू एंड कश्मीर पे कब्जा किया और फिरोजपुर जो पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था, वो फिरोजपुर जो एंट्री है जम्मू एंड कश्मीर में, और वहाँ पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए गए थे। वहाँ मुसलमानों की आबादी थी, इवन वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया और 51.3% की परसेंटेज बन रही थी। तो उसने पाकिस्तान में आना था, अनाउंस हो गया था, तकरीबन अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन फिर वो माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन और नेहरू की जो साजिश थी और जो कोलिजन था जिनका बुनियादी मकसद मुसलमानों के इंटरेस्ट को डैमेज करना था, उसके जरिए उन्होंने जो है महाराजा से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जबरदस्ती साइन करवाया। और अभी तो महाराजा की फैमिली भी कह चुकी है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जो थे एक टाइम पीरियड था, उसके बाद उसने खत्म हो जाना था। तो वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो साइन कराया गया जिसकी कॉपी ही नहीं रखी गई और वो जाली तौर पे उस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया। उसके बाद इंडियन फौज ने लैंड किया श्रीनगर और पुंछ एयरफील्ड पे। उसके बाद आपको दिखा जो एट्रिसिटीज और जो जुल्म की जो फिजा हुई, यानी अक्टूबर 1947 में जम्मू से लोगों को 3-4 ट्रकों में इंडियन आर्मी ने बिठाया और कहा जी हम आपको पाकिस्तान भेज देते हैं, और उनकी लाशें जो हैं फिर उन गरीब लोगों की लाशें जो है वो जम्मू और इसके आगे जंगलों से मिली। तो ये तो उस वक्त की शुरू हुई स्टोरी है। और जो अब आप देखते हैं कि उसका क्लाइमेक्स ये हुआ कि जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द जो हिटलर और नेसोलिनी का पैदा करता है, जो मुसलमानों का खून पी के जिंदा रहता है, वो राजनाथ सिंह जैसे जहाँ पे लोग हैं, अमित शाह जैसे लोग हैं जिन्होंने पुलवामा में अपने फौजियों को मरवाया इलेक्शन जीतने के लिए। और अब तो ममता बनर्जी कह चुकी है
कि जो पुलवामा जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसमें फौजियों को मरवाया गया था कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतना चाहता था। इवन कश्मीर का गवर्नर कह चुका है सके जी ये जो है ये नरेंद्र मोदी ने मुझे मना किया कि जी बात ना करो, हम पाकिस्तान पे इसका इल्जाम ठहराएंगे। तो इसका मतलब है इंडियन आर्मी और नरेंद्र मोदी उस हमले के अंदर इन्वॉल्व था। तो जो ये कलाइए जो दहशतगर्द किस्म का एक लीडर जो है, जो एक नरेंद्र मोदी जो हिटलर और मैसोलिनी की मजाक पे जिसके बाप का पता नहीं कौन था, अब उसने इसका क्लाइमैक्स ये किया, उसने आर्टिकल अपना वो जो कश्मीर की इंडिपेंडेंस थी उसके ऊपर शपून मारा और उसके बाद उसको उसके जो स्पेशल स्टेटस है वो खत्म कर दिया। वहाँ वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर वो चेंज करने की कोशिश कर। तो ये वो जुल्म की एक दास्तान है, एक जुल्म की दास्तान है और एक मुसलमानों की बेहिसी की दास्तान है, मुसलमान ममालिक की बेहिसी की दास्तान है। और वो दास्तान जो आप देखिए तो वहाँ पे इवन मुहर्रम के जुलूसों में पाबंदी आई थी, इस दफा अलाउ किया गया कितनी रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो हमने पूरी अभी मुसलमान दुनिया जो है आप देखो उठा के देखे, खासतौर पे इराक देखे, ईरान देखे, पाकिस्तान देखे, इवन अमेरिका देखे, वहाँ हर जगह मुहर्रम के जुलूस निकले हैं, ताज़िए हुए हैं, लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को याद करते हुए न्याज़ें दी हैं, हजरत इमाम हुसैन को याद करते हुए अपने रिलीफ का, अपने गम का, अपने दुख का इजहार किया है। लेकिन इन मुसलमान ममालिक में जो हजरत इमाम हुसैन का जो सबक था कि जी आपने जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है और सच्चाई का साथ देना है, और जहाँ मुसलमानों पे जुल्म होगा उसके लिए आपने खड़ा होके वहाँ पे एक जो है बातिल के खिलाफ अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। तो ये जो मुसलमान ममालिक की बेहिसी है और जो इंडियन लीडरशिप का जुल्म है, ये तमाम वो चीजें हैं जो कश्मीरियों के ऊपर और उनके ऊपर एक खौफ और एक जुल्म और एक टेरर की फजा है जो वो कायम है। वो बेचारे उसके बावजूद एक ऐसी तहरीक चला रहे हैं जो उनके अंदर से जन्म लेती है, जिसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। अच्छा, अब यूएनओ को उसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, मैं आपकी मज़ीद जो है इस हवाले से रहनुमाई चाहूँगा कि इस चीज़ को आप कैसे रिलेट करेंगे कि अभी मणिपुर के अंदर मेती और जो पहाड़ी कबाइल हैं उनके दरमियान वहाँ पे जो क्लैश हुआ, उसमें हमने देखा कि जो हिंदू मेती कबाइल हैं उन्होंने दूसरे कबाइल के लोगों को ना सिर्फ कत्ल किया, पुलिस की हिफाजत के अंदर रह के पुलिस की मदद के साथ वहाँ पे ख़वातीन के साथ इंतहाई गैर अखलाकी सलूक किया, उनके रेप के दर्जनों नहीं सैकड़ों वाक़यात अब रिपोर्ट हो रहे हैं, उनको बरहना परेड कराया गया ख़वातीन को। और यही चीज़ें, यही मॉडल जो है इन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी कहा जाता है कि मोसाद के साथ मिलकर इस चीज़ को अप्लाई कर रखा है। तो मणिपुर के हवाले से तो दुनिया चीखी है, तो कश्मीर के हवाले से चीख किधर गई, वो स्क्रीम कहाँ है? मैं तो आपसे अर्ज कर चुका हूँ ना कि मणिपुर वाले जो वाकयात आप बात कर रहे हैं, ये तो छत्तीसगढ़ से ऊपर जाए, मिजो ट्राइब के इलाके में जाए, वो तिरपन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंडिया ने ऑलरेडी इसको रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया। वहाँ पे एक आजादी की फिजा चल रही है, जिसको वो दबा रहे हैं और उन्हीं टेक्निक से दबा रहे हैं जो आपने अपने अभी सवाल में मेंशन किया। फिर मैंने आपसे बताया कि ये तो इनकी पुरानी ट्रेडिशन है। अक्टूबर 1947 का मैंने आपको रेफरेंस दिया, जब इंडियन आर्मी ने लोगों को ट्रकों में भर के जाके जंगलों में मार दिया था, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। तो यही तो मैं दहशतगर्दी जो इंडियन दो दहशतगर्द फौजी है इस दुनिया में, एक है इजरायली आर्मी जो आपने मुसैद का जिक्र किया और दूसरी इंडियन आर्मी, और दो दहशतगर्दों को फाइनेंस करने वाली, ट्रेनिंग देने वाली, ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें एक CIA है, एक मुसैद है और एक रॉ है। ये तीनों का एक नेक्सस बना हुआ है। और ये बल्कि 1970s की बात है कि कश्मीर में मुसैद के लोग आए थे जिन्होंने यहाँ आके इंडियन आर्मी के जो एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है उनको ट्रेनिंग दी थी। जिस जमाने में आपको याद है कोई लोग वगैरह भी अगवा हुए थे। जी जी। तो ये तो वही टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर ये लेके चल रहे हैं, और इनको सपोर्ट मिल गई जब नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द आ गया। इससे पहले जो लोग होते थे, मोरारजी देसाई था या वाजपेयी था, वो इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो चीजों को हल करने की तरफ जाना चाहते थे। लेकिन ये तो वो शख्स है नरेंद्र मोदी और इसके जितने चेले चाटे हैं जो RSS के परवरदा है। और RSS ने अपने जो RSS का खालिक था
अंबारकर उसने कह दिया था कि जी इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी लोगों को कन्वर्ट होना पड़ेगा वरना हम उनको मार देंगे। ये तो उनकी फिलॉसफी है, तो इसमें तो कोई मुझे हैरत की बात नहीं है कि जी ये मणिपुर में ये कर रहे हैं, कश्मीर में ये कर रहे हैं। इन्होंने सिखों के साथ क्या किया पिछले दिनों इंडिया के कैपिटल दिल्ली और बाकी इलाकों में, फिर वहां पे इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया, माइनॉरिटीज, यानी इंडिया में 73% जो है वो माइनॉरिटीज की कॉम्बिनेशन है, जिसमें दलित हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं और क्रिश्चियंस हैं और इस तरह की जो शुद्धर्स हैं, ये को 73 के 71% बनते हैं। बाकी जो है वो है 3 कास्ट है, ब्राह्मण्स, यास्त्री, वो वास्किया और क्या, ये ब्राह्मण्स की जो है ये 23% की इनकी परसेंटेज है और ये जो है पूरे इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं। तो साफ जाहिर है जब ये 23% जो है 73% पे रोल करेगी तो इंडिया डेमोक्रेसी तो नहीं बन सकता, फिर तो इंडिया तो फैशिस्ट स्टेट बनेगा फिर, और वो फैशिज्म आपको नजर आ रहा है। और वो फैशिज्म ट्रांसफॉर्म होता है मणिपुर में, वो फैशिज्म ट्रांसफॉर्म होता है छत्तीसगढ़ और वो रेड कॉरिडोर में, वो फैशिज्म अमल करता है सिखों के ऊपर, वो फैशिज्म आता है क्रिश्चियंस के खिलाफ। एक याद है आपको, पिछले कुछ 6-7 साल पहले एक क्रिश्चियन फैमिली थी, उसको उन्होंने गाड़ी के अंदर जला दिया था और इसके बाद जो क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं, मणिपुर में बहुत सारे क्रिश्चियंस रह रहे हैं, उनके ऊपर कर रहे हैं, तो वो तो वहां पे आवाज इसलिए उठ जाती है कि वहां क्रिश्चियंस हैं। वहां अगर मुसलमान होते मणिपुर में तो ये आवाज ना उठती। कश्मीर की आवाज इसलिए नहीं उठती कि कश्मीर में मुसलमान है और दुनिया जो है वो मुसलमानों के मसाइल हल करना नहीं चाहती। पाकिस्तान जो है कश्मीरी कॉज को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से नहीं, हमारे बाहर जो लोग रिहाइश रह रहे हैं, तो बहुत सारे कश्मीरी हैं, आपको पता है कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे बहुत सारी कश्मीरी की, उनको भी रेस्पेक्टफुली इसके साथ लिंक करके और वहाँ पे जो वहाँ इख्तदार हैं वो और जो यूएनओ की जनरल असेंबली उसके सामने मुजाहरे करने चाहिए और इस आर्टिकल 370 की जो एनलमेंट है इसके खिलाफ दुनिया को आगाह करना चाहिए। वहाँ पे कुछ अगर हमें कुछ रियलाइजेशन होती तो एक पुराने पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने कहा था कि हमारे एम्बेसी में कश्मीर डेस्क बनाएंगे, तो उसका मकसद ये था कि आप वहाँ के लोगों को एंगेज करेंगे थ्रू सेमिनार, थ्रू डिबेट, थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये एफर्ट्स हमारे पाकिस्तान के अंदर से भी इनिशिएट होनी चाहिए। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, रहनुमाई की, बड़ी मेहरबानी सर। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, कैसे देखते हैं आप ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने जो बातें अंसार साहब, ब्रिगेडियर साहब ने न सिर्फ आप दबाव फरमाई है कि ये तहरीक कामयाब हो, बल्कि उन्होंने इस अज़म का भी इज़हार किया है अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पे। उनका जो दुनिया में चलने वाली तहरीकें, उनकी जो तारीख़ है उस पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है कि ये मुमकिन ही नहीं कि ये तहरीक जो है वो कामयाब ना हो। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आज़ादी का सूरज तुलू होगा और कश्मीरियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करने का हक़ दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी चलते हैं जनाब अपने नेक्स्ट मेहमानों की जानिब। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब ने। जनाब न्याज़ी साहब, हम बानी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहीम खान साहब की बरसी के हवाले से बात कर रहे हैं। आपने उनकी शख्सियत को देखा, आपके क्या तासुरात हैं उनके हवाले से? देखें जी, ये गाज़ी मिल्लत जो थे वो हमारी रियासत का बड़ा सरमाया थे, यानी जम्मू कश्मीर रियासत की मैं बात करता हूँ। लेकिन जब उनकी कोशिशों काविशों से उनकी क़यादत में और सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान की क़यादत में और दीगर हमारे बड़े लोगों की क़यादत में इस खित्ते में जहाद आया तो उन्होंने रहनुमाई की और उसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर और GB आज़ाद हुए। ये बेसिकली गाज़ी मिल्लत की ही कोशिशों काविशों का नतीजा था कि पाकिस्तान बनने से 25 दिन पहले 1947 को करारदाद हलाके पाकिस्तान उनके घर में पास होती है और बड़े बड़े लोग उसमें
उस करारदाद के वो मैं शामिल थे। तो इस पर मैं समझता हूँ कि वही बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर आगे जहाद हुआ, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर का खित्ता आज़ाद हुआ और गाज़ी मिल्लत पहले पानी सदर रियासत बने। गाज़ी मिल्लत आजकल के बल्कि उस वक्त के भी रवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बड़ी डिसिप्लिन से गुजारी और कौम को एक मेरिट और डिसिप्लिन का दर्स दिया। हम मुतरिफ हैं और हम आज एतराफ़ करते हैं कि ये जो अफरा तफरी है ये उन लोगों के जाने के बाद पैदा हुई है, उन लोगों के न होने से पैदा हुई है, लेकिन हम उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं कि जो उन्होंने रियासत के लोगों की बेहतरी के लिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर की बेहतरी भलाई के लिए वो यूनाइटेड नेशन तक गए और उन्होंने हिंदुस्तान को मजबूर किया कि वो कोई इस तरह की गैर आइनी हरकत नहीं कर सका। लेकिन जब से हमारा ये खित्ता इस लिहाज से कमज़ोर हो गया तो भारत ने मुख्तलिफ हरबे अख्तियार करने किए कि रायशुमारी को भी कमज़ोर करना किया। वो 370 आर्टिकल को ख़त्म कर दिया, 35A को ख़त्म कर दिया और वहाँ हिंदू को आबाद कर रहा है। और ये मैं थोड़ा सा ये पस मंजर में इसलिए जा रहा हूँ, आपकी बात सवाल का लंबा मैंने कर दिया कि हमारी नई नस्ल को पता हो कि इन लोगों की मौजूदगी में हमें क्या आसानियाँ थी और ऐसे लोग जब दुनिया से चले गए तो हमारे कितना फुकदान हो गया लीडरशिप का, क़यादत का, कि आज हम मुश्किल से मुश्किल तर की पोजीशन में चले जा रहे हैं। और इस पर मैं समझता हूँ, मैं उनको खराज पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से, पूरी कश्मीरी कौम की तरफ से, पूरे जो बैरून मुल्क हमारे कश्मीरी हैं उनकी तरफ से भी आज के दिन के हवाले से मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब, आप कैसे देखते हैं कि एक वो नस्ल थी कि जिन्होंने इस खित्ते को आज़ाद कराया और इसको बेस कैंप बनाने के लिए तहरीकी बुनियादों पर काम किया, और एक आज का दौर जो कि खलफशार का दौर है, नज़रियाती तखरीबकारी का दौर है, लोगों को इस वक्त तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुतल्लिक इतना ज़्यादा फ़िक्र नहीं है जितनी अपनी पर्क्स और प्रिविलेजेस के हवाले से लोग इस वक्त सियासत कर रहे हैं। इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? क्या एहसास ज़ियां है हम में कोई? बिल्कुल एहसास ज़ियां जाता रहा इसलिए कि हम आज़ाद हो गए। और फिर मैं आपको बताऊं कि हमारा कश्मीरी नौजवान जो आज मर रहा है, क़यादत गल सड़ रही है जेलों में, और मैं सबके नाम लूँगा, कोई रह जाएगा तो मुनासिब नहीं, लेकिन मैं पूरी कश्मीर मकबूजा कश्मीर की क़यादत के लिए कह रहा हूँ। वो यही है कि जब उन्होंने ये सोचा कि ये करारदादें बोसीदा हैं, बोसीदा होती जा रही हैं, तो उन्होंने मसल्ला जदोजहद की तरफ रुख किया जिसमें भारत ने वहाँ 9 लाख फौज इकट्ठी कर ली। और हमें इस कज़िये के लिए, इस कश्मीर काज के लिए एक मजबूत पाकिस्तान जो कि माशी और सियासी लिहाज से अल्लाह के फजल कर से अस्करी लिहाज से हम मजबूत हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमिक क़ुव्वत बनाया और वो मजबूत हाथों में है। और ये है कि हमें भी अल्लाह ताला राह रास्त पर लाए। और जो आपका क्वेश्चन है कि हम इस खित्ते को वो क्या कहते हैं हुकूमती और ज़ाती अगराज के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप की हैसियत के इसकी हुकूमत को भी इस्तेमाल करें, इसकी डेवलपमेंट को भी इस्तेमाल करें और दुनिया को इस अच्छी गवर्नेंस दे के तो बावर कराएं कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के उस खित्ते में रहते हैं जहाँ हमारी ज़िम्मेदारी और हमारे हम ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। जनाब नियाज़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, रहनुमाई की। आपको आइंदा भी जहमत देंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी राजा बिबुल्ला खान साहब, क्या कहेंगे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने जो अंसार साहब उन्होंने बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया है जनाब गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब को। वो सच्ची बात है कि उन जैसी कदावर शख्सियात हमें देखने में नहीं मिलती। और आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी जिस चीज़ का हम फुकदान देखते हैं, बुनियादी तौर पे वो जो बड़ी शख्सियात थी, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब, कियाज खुर्शीद साहब, सरदार इब्राहिम खान साहब, मुमताज़ हसन राठौर साहब, ये इस तरह की जो शख्सियात हैं वो हमें आज देखने में नहीं मिलती।
तो गाजी मिल्लत जो हैं अंसार साहब 4 मरतबा ये आज़ाद कश्मीर के सदर रहे हैं। आप 22 अप्रैल 1915 को पैदा हुए और 31 जुलाई 2003 में आपकी रालत हुई 28 साल की उम्र में। और आप कितने साल की उम्र में? 88 साल की उम्र में। 88 साल की उम्र। तो उनकी ये 19वीं बरसी जो है अंसार साहब ये मनाई जा रही है। आपने जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत और हुकूमत पर दी कश्मीर सागा के नाम से एक बड़ी तारीख़ी किताब भी लिखी और आपकी जो ज़िंदगी है वो जैद मसलसल से अबारत है। बेशक आप जो है वो 1946 में जब प्रजा सभा के अंसार साहब इंतखाबात हुए तो उसमें भी जो है वो वहाँ पे रुकन असम्बली आप मुंतखब हुए। इससे आपकी मकबूलियत का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी, वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रसल्स बेल्जियम से, यूरोपियन पार्लियामेंट के दारुल हुकूमत से अली रज़ा सैयद, चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, कैसे देखते हैं 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2023, 4 साल गुजर गए। इस मौके पे आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हड़ताल की, शटर डाउन की, पूरी दुनिया में प्रोसेशंस की कॉल दी है। कैसे देखते हैं जुल्म के, जबर के, शदीद जुल्म के, शदीद जबर के ये 4 साल? देखिए, जिस तरह तारीख में जो कौमें आज़ादी के लिए जदोजहद करती हैं उन पे ये डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं और इस वक्त जो जिस फेज से कश्मीरी गुजर रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मुश्किल वक्त है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कश्मीरी अपनी इस जदोजहद में इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे कामयाब होंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो जेलों में हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जेलों में है, जो आम आदमी है वो जेलों में है। मतलब जो बंदा बात करता है उसको उठा के ले जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते मेरी बात हो रही थी श्रीनगर में, वहाँ पे 10 बंदों को उठा के ले गए जिनका कोई तल्लक ही नहीं था, ना किसी मूवमेंट से ना कुछ से, कोई इकट्ठे हुए कुछ बातें कर रहे थे, उठा के ले गए। तो ये वो खौफ पैदा करना चाहते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इस तरह वो जो कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प है या जो उनकी जदोजहद है उसको ख़त्म कर लेंगे। ये फेजेस आते रहते हैं, लेकिन कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत उसी तरह बुलंद है, हौसले बुलंद हैं और इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक जो है हमारा राइट टू लिव, राइट टू एक्सरसाइज आवर राइट्स और हमारी जो क्या कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें दिया हुआ है, उस पे जब तक अमल नहीं होता तब तक ये सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन बेहिस्सी जो है इस वक्त आलमी बरादरी की, वो मैं समझता हूँ कि कश्मीर की तहरीक में जब पहले एक वक्त आया 1960s में, तो उस वक्त सोवियत यूनियन और यूएस की जो कोल्ड वार थी वो अरूज पे थी। फिर उसके बाद जब वक्त आया फिर अफगानिस्तान का मसला आ गया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो जब भी आलमी ताकतें इनको इंटरेस्ट लेना शुरू करती हैं, कोई ना कोई नया इशू उठ जाता है। जिस तरह अब यूक्रेन का इशू है, अब यूक्रेन के इशू की वजह से तमाम ज़्यादातर दुनिया जो है वो उस तरफ मुतवज्जो हो गई है और मोदी को एक टाइम मिल गया है कि जिसमें उसने रिप्रेशन और मैक्सिमम अपना जो उसके वो हैं ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करने के लिए वो मुसलसल लगे हुए हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं, जो डायस्पोरा है वो कर रहा है, कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन
मैं कहूँगा कि बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर में वो रिएक्शन, वो तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। हमने सीखा नहीं है माजी से कि हमें एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। हमें इस तहरीक को आगे और दुनिया की तवज्जो मरकूज करवाने के लिए हमें मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को अपनाना होगा। लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर से वो आवाज़ उस तरीके से नहीं उठ रही जिस तरीके से उठनी चाहिए थी। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, यहाँ पे रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे। अली रज़ा सैयद साहब, जैसा कि अंसारी साहब ने बताया कि 5 अगस्त को जो है वो 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे 370 को ख़त्म किए, कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किए। तो क्या इस मौके पर कश्मीर कौंसिल यूरोप जो है वो कोई एहतजाज का प्रोग्राम रखती है? जी बिल्कुल, हमने 5 अगस्त को ब्रसल्स के सेंटर में एक एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं और एक मुजाहरा कर रहे हैं ताकि दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जा सके कि 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम किए गए थे कश्मीरी उसको नहीं मानते हैं। और ये हम यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो सितंबर में वापस आएगी हॉलीडे से, तो उसमें भी हम दोबारा करेंगे कि आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को उस वक्त हुआ था जब हॉलीडेज पीरियड चल रहा था यहाँ यूरोप में। तो 2 सितंबर को जब पार्लियामेंट वापस आई थी तो उन्होंने एक जो पहला इजलास था उसके एजेंडे का जो पहला आइटम था वो कश्मीर था उस वक्त। तो हम वो याद दिलवाना चाहते हैं इन्हें कि अभी वो कश्मीर का जो इशू जो आपने उठाया था उस वक्त वो उसी तरह है, उस पे बल्कि जो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है वहाँ पे उसको भी रोका जाए। और ख़ासकर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको 2-2 साल हो गए हैं, 3-3 साल हो गए हैं, और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो तो कोई 10 साल से है, कोई 18 साल से है। लेकिन ये जो है ना, ये सिलसिला इसको रोकना होगा, वरना जो ख्वाहिश है आलमी बरादरी की और इंडिया की भी ख्वाहिश है, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि अमन कायम हो। तो अमन कायम उसी वक्त होगा जब कश्मीरियों को जो उनका राइट है वो दिया जाएगा और कश्मीरियों के हकूक जो सलब किए हुए हैं वो जब वापस होंगे तो तभी अमन कायम होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन कश्मीर काउंसिल EU यूरोपियन यूनियन के इस हेडक्वार्टर में बैठ के हमारी जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम तमाम अदारे जो यहाँ के हैं, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट हो, यूरोपियन कमीशन हो या यूरोपियन एक्सटर्नल सर्विस हो, हम वहाँ वक्तन फ़क्तन, और अभी हमने खतूत भी लिखे हैं उनको दोबारा याद दहानी के लिए, और मुसलसल हम लिख रहे हैं और उनसे मुलाकातें जब भी टाइम मिलता है करते हैं कि इस मसले पर आप बेशक ट्रेड करें इंडिया के साथ, लेकिन कंडीशनल होनी चाहिए कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो रोके और कश्मीरियों का जो हक तस्लीम शुदा हक है, हक खुदराजियत, वो दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम को आप कंक्लूड करें। अंसार साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें आज हमने मकबूजा जम्मू कश्मीर के 4 साल मुकम्मल होने पर जो एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया, जिस तरह से यूरोपियन जो हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, वहाँ पे ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि दुनिया भर में, श्रीनगर में और आज़ाद कश्मीर में भी जो है वो रियासतगीर मुजाहरे किए जाएंगे इस मौका पे। और सरदार इब्राहिम खान साहब की आज 19वीं बरसी थी और बारिशों से जो नुकसानात हुए और जो जंगलात पे पाबंदी आयद हुई है और अखराजात की कमी के हवाले से आज जो हमारे मेहमान थे मुमताज़ दफ़ाई तजियाकार जनाब ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम रहमान नियाज़ी साहब और इसी तरह कश्मीर कौंसल यूरोप के जो चेयरमैन हैं जनाब अली रज़ा सैयद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। अंसार साहब, हमारे जो सुनने वाले हैं हमें उनके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो क्या कहते हैं। जी, आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम सामाईन आपने सुना, वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमारी दुआ है कि हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाई अपनी आज़ादी की मंजिल को जल्द अज जल्द हासिल करें, जिस मंजिल के लिए उन्होंने लाखों जानों का नजराना पेश किया। ये कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह ताला कभी रायगान नहीं जाएंगी। अल्लाह पाक की अपनी एक सुन्नत है, जाबर और ताकतवर हर दौर में यही समझता रहा है कि उसका इक़्तिदार दायमी है।
हालांकि उसका इक़्तिदार मकड़ी के जाले से बढ़कर नहीं होता। इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर के बहन भाई ज़रूर आज़ाद होंगे। अल्लाह करे कि आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, हम यहाँ पर नज़रियाती बुनियादों पर अपने आप को मुस्तहकम कर सकें। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।